अधिक जनसंख्या एक अनसुलझी समस्या बन गई है, इसलिए मानवता मंगल ग्रह पर प्रवास करने की योजना बनाती है। हालांकि चूंकि लाल ग्रह अभी भी मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए पहले उन्हें इसे टेराफॉर्म करने की जरूरत है। इसलिए वे काई और तिलचट्टे जैसे अन्य सरल जीवन रूपों को भेजकर शुरुआत करते हैं। सालों बाद 2597 में अपराधी कोमाची और नानाओ टोक्यो की सड़कों पर बेतहाशा भाग रहे हैं क्योंकि पुलिस उनका पीछा कर रही है। वे कुछ मोड़ और मोड़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस जल्द ही उन्हें घेर लेती है। उस समय एक उड़ने वाली कार उनके सामने उतरती है, जिसमें डॉक्टर होंडा सवार होता है, जो मंगल ग्रह पर रहने से पहले तिलचट्टों को कैसे खत्म करना है इस पर अपनी खुद की प्रस्तुति देख रहा है। उनके सहायक बताते हैं कि कोमाची और नानाओ को दूसरे दर्जे की हत्या के संदेह के लिए पीछा किया जा रहा है, इसलिए वे उनके प्रोजेक्ट के लिए एकदम सही उम्मीदवार हैं। होंडा दंपति के पास जाता है और उन्हें अपनी प्रयोगशाला में ले जाकर एक प्रस्ताव देता है। अगर वे मंगल ग्रह पर जाकर सभी तिलचट्टों को साफ करते हैं तो उन्हें अच्छा भुगतान किया जाएगा और उनके अपराध भुला दिए जाएंगे। समस्या यह है कि उन्हें पहले एक जोखिम भरी सर्जरी से गुजरना होगा। कोमाची पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसे हांडा पर भरोसा नहीं है, लेकिन नानाओ तुरंत साइन अप कर लेती है, इसलिए कोमाची उसके साथ रहने के लिए सहमत हो जाती है। 2 साल बाद नानाओ और कोमाची बग्स 2 नामक एक अंतरिक्ष यान में पूरे दल के साथ मंगल ग्रह की ओर उड़ान भर रहे हैं। जिन कसरत करने के लिए उत्सुक है और कोमाची से एक स्पार के लिए पूछता है। मैच बराबरी पर समाप्त होता है, लेकिन जिन का कहना है कि वह एक शौकिया पर आसानी से चला गया। फिर वह नानाओ पर प्रहार करने की कोशिश करता है। वह उसे मना कर देती है, कहती है कि कोमाची ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन इचिरो इस विचार पर हंसता है कि इसे स्वतंत्रता के रूप में गिना जाता है। जब ली कीड़े खा रहा होता है तो तेजुका डरावने तरीके से सो रही मारिया के पास जाता है और उसका हाथ चूसकर उसे चौंका देता है, इसलिए मारिया सहायता के लिए अपनी दोस्त ओसुको के पास जाती है। जैसे ही महिलाएं चलती हैं, टोरा और योशिका ने उनके शरीर को घूरते हैं, इसलिए असुका उन्हें इसके लिए डांटती है। फिर नानाओ को क्रू के बारे में कुछ पता चलता है। टोरा और योशिका ने याकुजा हैं, असुका एक गंदी पुलिस है, तेजुका एक सीरियल किलर है, मारिया एक अवैध अप्रवासी है, ओसाको किशोरों को शरारती काम करने के लिए रखती है, इचिरो एक हैकर है और ली एक आतंकवादी है। यह देखते हुए कि उसे और कोमाची को कैसे चुना गया था, वह सोचती है कि क्या होंडा केवल अपराधियों को ही काम पर रखता है। हालांकि जिनका कहना है कि वह सिर्फ एक किकबॉक्सर है और सबसे ज्यादा संभावना है कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी। उस समय कैप्टन डोजिमा और लेफ्टिनेंट मीना सभी को उनके पदों पर भेज देते हैं क्योंकि वे पहुंचने वाले हैं। लैंडिंग सुचारू रूप से होती है और जब वे बाहर देखते हैं तो वे देखते हैं कि मंगल अब लाल नहीं है, यह पृथ्वी जैसा दिखता है। टेराफॉर्मिंग प्रक्रिया के लिए धन्यवाद। मीना एक शक्तिशाली रसायन के साथ एक उपकरण लॉन्च करती है जो तिलचट्टों को मार देगा और डोजिमा समूह को अलग करके खोज करने के लिए ले जाती है। क्षेत्र और जांच करें। उन्मूलन प्रक्रिया काम कर रही है। जब असुका को योशिकाने के साथ जोड़ा जाता है तो वह डोजिमा से कहती है कि वह याकुजा के साथ काम करने से इनकार करती है और इसके बजाय इचिरो के साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है। योशिकाने का अपमान किया जाता है, लेकिन डोजिमा संघर्ष से बचने के लिए बदलाव को स्वीकार करता है। चालक दल के जाने के बाद डोजिमा एक ड्रोन भेजता है जो बग्स 1 को खोजता है, जो 10 साल पहले जापान द्वारा गुप्त रूप से भेजा गया एक जांच है। कप्तान होंडा से संपर्क करता है और उसे जांच दिखाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। इसलिए होंडा उत्साहित हो जाता है क्योंकि अगर मिशन सफल होता है तो उसके पास दुनिया को नियंत्रित करने की तकनीक होगी। इस बीच अलग अलग टीमें पहले से ही खोज कर रही हैं और जिनको लगता है कि यह अजीब है कि उन्हें अभी तक एक भी मरा हुआ रोच नहीं मिला है, वह और मारिया आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब वे कुछ चट्टानों के आसपास चलते हैं तो उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगता है। पास में क्लब लिए 3 अजीब जीव खड़े हैं। दोनों तुरंत छिप जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें संभावित मार्टियन के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वहां से कुछ दूर पर कोमाची और नानाओ को भी इनमें से एक जीव मिलता है। कोमाची उससे संवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह जीव नानाओ पर हमला करता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। गिरने के बाद शरीर तेज गति से भाग जाता है। उस समय जिन उन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें बताता है कि जीवों ने असुका को भी मार दिया है। पूरा दल वापस जहाज पर लौटता है और नानाओ के शरीर को मेडिकल बे में छोड़ने के बाद वे डोजिमा का सामना करते हैं, जो हमेशा से सच्चाई जानता था। मानवता ने 500 साल पहले मंगल ग्रह पर तिलचट्टे भेजे थे और इस दौरान वे अंतरिक्ष से विकिरण और अन्य चरम स्थितियों के कारण तीव्र गति से विकसित होते रहे हैं। चालक दल ने जो जीव देखे वे वास्तव में तिलचट्टे हैं, जो अब मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हैं और सरकार ने उन्हें ट्यूरिफॉर्मर्स कहा है। चालक दल धोखा दिए जाने पर क्रोधित है, लेकिन उसी समय होंडा एक होलोग्राम के रूप में प्रकट होता है। वह सभी को याद दिलाता है कि उन्होंने पैसे के लिए खुद को बेच दिया और आने से पहले उनकी सर्जरी हुई थी जो सिर्फ मंगल पर सांस लेने के लिए नहीं की गई थी। यह पता चलता है कि प्रक्रिया ने उनके जीन में बग डीएनए डाला जो उन्हें मिशन पूरा करने के लिए सुपर पावर देगा। सभी को तिलचट्टों से लड़ने के लिए कहने के बाद होलोग्राम गायब हो जाता है। इसके बाद डोजिमा बताते हैं कि शक्तियों को सक्रिय करने के लिए उन्हें खुद को बग सेल एक्टिवेटर के साथ इंजेक्ट करना होगा। शरीर में परिवर्तन होगा, लेकिन यह केवल कुछ मिनटों तक चलेगा और जब तक वे इसका अत्यधिक उपयोग नहीं करते हैं तब तक वे सामान्य हो जाएंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे मर जाएंगे। डोजिमा चालक दल के सूट को सारी जानकारी भेजता है जो सीधे उनके दिमाग से जुड़ती है और तेजुका को लगता है कि यह मजेदार है। बाकी चालक दल खुश नहीं है और मीना जानना चाहती है कि क्यों। डोजिमा ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने समझाया कि उसे इसे गोपनीय रखने का आदेश मिला है। कुछ क्रू मेंबर वापस धरती पर जाना चाहते हैं, लेकिन उसी समय कंप्यूटर उन्हें सचेत करता है कि तिलचट्टे जहाज के पास आ रहे हैं। ली स्वेच्छा से बाहर जाकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि एक बार जब वे यहाँ काम कर लेंगे तो वे वापस जा सकते हैं और सरकार से बदला लेने के लिए अपनी नई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। जब ली बाहर जाता है तो दूसरों को पता चलता है कि उसने मेडिस्ट में लड़ाई लड़ी थी और उसे अमर भगवान ली का उपनाम दिया गया था, इसलिए तिलचट्टे उसके लिए कुछ भी नहीं होने चाहिए। इससे बचने के बाद बाहर निकलने पर ली खुद को एक्टिवेटर का इंजेक्शन लगाता है, जिससे उसे बॉम्बार्डियर बीटल की शक्तियां मिलती हैं। ये बग रसायनों को मिलाकर एक छोटा जेट बनाता है जो फ्लेमेथ्रोवर की तरह होता है। ली का शरीर मानव और बीटल के मिश्रण में बदल जाता है और फिर एक रोच से लड़ना शुरू कर देता है। उसी गति और ताकत के साथ वार करता है जिस तरह से वह प्राणी है। चूंकि रोच नीचे नहीं गिरता, इसलिए ली अपनी नई शक्ति का उपयोग करता है और उस प्राणी पर शक्तिशाली लपटें दागता है जिससे वह बुरी तरह जल जाता है।
पहले तो ऐसा लगता है कि वह जीत गया है, लेकिन जल्द ही कॉकरोच ठीक हो जाता है और ली को मार देता है। उसी समय एक और कॉकरोच स्पेसशिप के ऊपर कूद जाता है और अल्ट्रा टेम्पर्ड ग्लास को तोड़ने के लिए अपने सिर से मारना शुरू कर देता है। फिर वह अंदर आता है और तुरंत 2 क्रू मेंबर्स को मार देता है। इसीलिए डोजिमा अपना इंजेक्शन लेता है और दक्षिण अमेरिका से पेरिपोनुरा चींटी के जीन प्राप्त करता है। यह कीड़ा अपने वजन से 100 गुना वजन उठा सकता है और इसका डंक इतना दर्दनाक होता है कि यह बुलेटिन जैसा लगता है। इस ताकत की बदौलत डोजिमा आसानी से कॉकरोच को फर्श पर पटक देता है और उसे मार देता है। दुर्भाग्य से कंप्यूटर कॉकरोचों के एक पूरे झुंड को जहाज के पास आते हुए पहचान लेता है। ओसाको को आश्चर्य होता है कि कॉकरोच उन्हें क्यों मारना चाहते हैं और मारिया बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उन्हें भी मारना चाहते हैं। जैसा कि उसे पहली बार याद है, उसने एक कॉकरोच को देखा और उसे मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्यादातर क्रू वापस धरती पर जाना चाहते थे। हालांकि मीना को पता चलता है कि कंट्रोल पैनल बंद है और बैकअप सिस्टम भी काम नहीं करता है। डोजिमा जल्दी से एक योजना के साथ आता है। टीम बग्स 1 पर जाएगी और बग्स 2 को ठीक करने के लिए सभी आवश्यक भागों को लाएगी, जबकि वह तिलचट्टों से लड़ने के लिए रुकेगा। मृत प्राणी के फेरोमोन का उपयोग करके वह सभी अन्य तिलचट्टों को आकर्षित करेगा ताकि टीम सुरक्षित रूप से यात्रा कर सके। कुछ लोग रुकना चाहते हैं और कप्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इचिरो उन्हें जाने के लिए कहता है क्योंकि वह रहने वाला एकमात्र व्यक्ति होगा। जैसे ही तिलचट्टे जहाज पर चढ़ना शुरू करते हैं, टीम बाहर निकल जाती है। लेकिन कोमाची पहले नानाओ से मिलने के लिए रुकता है। वादा करता है कि वह उसके लिए वापस आएगा। जाने से पहले वह उसके मुंह से कुछ अजीबोगरीब तार निकलते हुए देखता है। टीम रोवर के अंदर जाती है और क्योंकि उसे तिलचट्टों के झुंड के बीच से यात्रा करनी होगी, तेजुका लड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। वह अपना इंजेक्शन लेता है और रोव बीटल का डीएनए प्राप्त करता है, जो दुश्मन पर गैस के प्रोजेक्टाइल को शूट कर सकता है और फिर बहुत तेज गति से भाग सकता है। जब मीना दरवाजा खोलती है तो वहां ढेर सारे तिलचट्टे इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए तेजुका वाहन की छत पर चढ़ जाता है और उन पर गैस छोड़ता है, जिससे रोवर के सुरक्षित रूप से जहाज पर वापस आने का रास्ता खुल जाता है। इचिरो को इंजेक्शन लग जाता है और तिलचट्टे के घुसने से ठीक पहले वह बदल जाता है। हालांकि जब डोजिमा लड़ता है तो इचिरो छिपने के लिए भागता है और भी ज्यादा तिलचट्टे आते रहते हैं। और जैसे जैसे डोजिमा लड़ता रहता है, उसे वह दिन याद आता है जब होंडा ने उसे भर्ती किया था। उस समय डोजिमा ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को मुक्का मारकर अपना करियर लगभग बर्बाद कर लिया था, लेकिन होंडा ने मंगल ग्रह से एक अंडा वापस लाने के बदले में उसे फिर से कप्तान बनने की पेशकश की। आखिरकार तिलचट्टे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए इचिरो ने पूरे जहाज को सील कर दिया, बंद दरवाजे से कुछ तिलचट्टों को कुचल दिया। फिर उसने जहाज के अंदर ऑक्सीजन को वैक्यूम कर दिया ताकि अंदर मौजूद सभी तिलचट्टे जल्द ही दम घुटने से मर जाए। कुछ ऐसे भी हैं जो लड़ाई जारी रखने में कामयाब होते हैं और डोजिमा कभी भी उनके खिलाफ लड़ना बंद नहीं करता, लेकिन आखिरकार हवा की कमी ने उसे और इचिरो को भी बेहोश कर दिया। इस बीच जिन ने कोमाची से नानाओ के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा और कोमाची को लगता है कि जिस दिन उन्हें भर्ती किया गया था उस दिन क्या हुआ था। अपनी मां को खोने के बाद नानाओ अपने सौतेले पिता के दुर्व्यवहार का शिकार हो गई, जिसने उसे पैसे के लिए शरारती सेवाएं देने के लिए मजबूर किया। एक शाम कोमाची ने उसे नानाओ को मारते हुए पाया और उसे बचाने के लिए आई। उसने आसानी से उस आदमी को निहत्था कर दिया और 2 अच्छे वार किए। उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी क्योंकि नानाओ अभी भी कानूनी तौर पर उसका था, लेकिन जब वह विचलित था, नानाओ ने चाकू पकड़ लिया जो उसने गिरा दिया था और उसे चाकू मार दिया। अपनी प्रेमिका की रक्षा करना चाहते हुए कोमाची ने जल्दी से चाकू उससे ले लिया और उस आदमी को कई बार चाकू मारा ताकि ऐसा लगे कि उसने यह सब किया है। वर्तमान में वापस कोमाची ने जिनसे पूछा कि वह मंगल पर क्यों आया और जिन ने बताया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि उसका एकमात्र दोस्त बीमारी से मर गया है। उस समय रोवर के अंदर की टीम को कुछ बहुत बड़ा सा दिखाई देता है जो उनके पास आ रहा है, लगभग एक बहुत बड़ी सुनामी की तरह, लेकिन यह वास्तव में कॉकरोच की एक बहुत बड़ी लहर है। मीना रोवर को लहर के बीच से धकेलती है जबकि तेजुका गैस छोड़ना जारी रखता है, जिससे बहुत सारे कॉकरोच खिड़कियों से टकरा जाते हैं। रोवर सुरक्षित रूप से आगे निकल जाता है और वे जश्न मनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे फिर एक दूसरी ओर बड़ी लहर को आते हुए देखते हैं। क्योंकि तेजुका अकेले इस स्थिति से नहीं निपट पाएगा, इसलिए मारिया और ओसुको भी अपने अपने इंजेक्शन लेकर रूपांतरित हो जाती हैं। ओसुको को ओकिनावा से हार्ड शेल वीविल की शक्तियां मिलती हैं, जिसका खोल इतना कठोर होता है कि हाथी भी उसे कुचल नहीं सकता। मारिया एक इंद्रधनुषी हिरणभृंग है जिसके पास एक अविश्वसनीय छद्म आवरण है जो दुश्मन को धोखा देता है। एक बार जब वे उत्परिवर्तित हो जाती हैं तो दोनों महिलाएं छत पर तेजुका के साथ जुड़ जाती हैं और उसके लिए ढाल का काम करती हैं। इससे रोवर को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, लेकिन लहर को पार करने के बाद वाहन पलट जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे सभी लोग अंदर से बाहर हो जाते हैं और तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। अचानक रोवर अपने आप ऑटो पायलट चालू कर देता है और तीनों को पीछे छोड़कर भाग जाता है। तिलचट्टे जल्द ही उन्हें घेर लेते हैं और कुछ ही सेकंड में बिना किसी दया के उन तीनों को मार देते हैं। कुछ ही क्षणों बाद टीम जाग जाती है और पाती है कि वे कीड़ों के पास हैं। एक को पता नहीं है कि पास में एक ड्रोन उन्हें देख रहा है। टोरा और योशिका ने प्रवेश द्वार की रखवाली करने के लिए बाहर रहते हैं, जबकि अन्य लोग जांच करने के लिए जहाज में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब मीना निदान करने की कोशिश करती है तो वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि जहाज का कंप्यूटर पृथ्वी पर किसी को डेटा भेज रहा है। उस समय वे गोलियों की आवाज सुनते हैं और बाहर भागते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि योशिका ने और टोराहू मारे गए हैं। योशिका ने एक गोताखोर भृंग था और टोरामारू एक मोल क्रिकेट था, लेकिन उन्हें कभी भी पानी के नीचे और भूमिगत खोज करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का मौका नहीं मिला। अचानक छिपने से तिलचट्टों का एक झुंड बाहर आता है और बताता है कि वे जानते हैं कि बग से लिए गए हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना है। कोमाची फैसला करता है कि उन्हें लड़ना चाहिए और जापान से एशियाई विशाल हॉर्नेट में बदलने के लिए एक इंजेक्शन लेता है, जो सबसे अधिक वार्षिक आकस्मिक मौतों वाला बग है, बिना किसी चेतावनी के हमला करता है और मधुमक्खियों के विपरीत यह बार बार डंक मार सकता है। इन शक्तियों के साथ कोमाची आसानी से तिलचट्टों के शरीर में छेद कर देता है और बिना किसी परेशानी के उन्हें मार देता है। जल्द ही जिन मदद करने का फैसला करता है और एक प्रवासी टिड्डा बनने के लिए इंजेक्शन लेता है, जिसके पास बग की दुनिया में सबसे शक्तिशाली पैर है जो 90 मंजिलों तक कूदने में सक्षम है। जब वह पूरी तरह से उतरी हुई किक से तिलचट्टों को मारता है तो मीना विशाल एशियाई मंटिस में बदल जाती है, जिसके पास दरांती के आकार के पैर होते हैं जो हर चीज को काटते हैं। एक साथ काम करने से सभी तिलचट्टे मारे जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोहरा साफ होता है वे पास में एक पिरामिड देखकर चौंक जाते हैं।
इस बीच एक कॉकरोच भी दूर से बग्स को देख रहा है। अचानक वह बताता है कि वह बोल सकता है और उसके पास एक फोन है जिसका उपयोग वह होंडा को कॉल करने और उसे सब कुछ योजना के अनुसार होने की जानकारी देने के लिए करता है। होंडा उसे सलाह देता है कि अगर कोमाची रूपांतरित होता है तो उससे दूर रहे क्योंकि उसका बग बहुत क्रूर है। फोन काटने के बाद कॉकरोच जहाज के अंदर जाता है और डोजिमा पर बंदूक तानने से पहले ऑक्सीजन को फिर से सक्रिय करता है। उसे कप्तान कहता है। जब डोजिमा को आश्चर्य होता है कि क्या हो रहा है, प्राणी का शरीर दो भागों में विभाजित हो जाता है और अंदर एक उत्परिवर्तित असुका दिखाई देती है। वह एक पन्ना कॉकरोच ततैया है जिसका डंक उसे रोज के दिमाग को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। जब वह मारे जाने वाली थी तो उसने जीवों को हेरफेर किया और उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर किया। यह पता चला कि असुका और इचिरो दोनों ही होंडा के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे थे। असुका डोजिमा को मारने के लिए आगे बढ़ती है और फिर इचिरो पर कुछ पानी फेंकती है जिसके उत्परिवर्तन मध्य अफ्रीका के सोते हुए चिरोनोमिड से आते हैं। यह बग कभी नहीं मरता क्योंकि जब खतरे में होता है तो यह स्थिर अवस्था में चला जाता है और इसे जागने के लिए केवल पानी की आवश्यकता होती है। एक बार जब इचिरो जाग जाता है तो वह और असुका उस अंडे की जांच करते हैं जिसे उन्हें होंडा के लिए वापस लाना होता है, जो कि दूसरी पीढ़ी का रोच है। जबकि इचिरो जहाज को फिर से सक्रिय करने पर काम करता है, नानाओ का शरीर उस सफेद धागे को बहुत अधिक मात्रा में छोड़ना जारी रखता है। बग 2 की सक्रियता कोमाची और अन्य लोगों द्वारा देखी जाती है। ड्रोन के प्रकट होने से ठीक पहले, जिसे होंडा द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, वह तीनों को उसके द्वारा एकत्रित किए गए सभी युद्ध डेटा के लिए धन्यवाद देता है और बताता है कि इचिरो ही जहाज को नुकसान पहुंचाने वाला था। डोजिमा की मौत के बारे में उन्हें बताने के बाद होंडा बताता है कि बग 1 से पॉड पृथ्वी पर वापस आया और अपने साथ एक रोच का सिर लाया। उसने सरकार से संपर्क करके रोच को सुपर सैनिकों के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना की पेशकश की और अपराधियों के साथ प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त की, क्योंकि नियमित अंतरिक्ष यात्रियों में नैतिकता होती है। असली मिशन हमेशा अंडे को वापस पाना रहा है, तिलछट्टों को मारना नहीं। उन्होंने जो पिरामिड देखा उसे जेनेटिक मेमोरी द्वारा समझाया गया है और तिलछट्टे एलियन हैं जिन्होंने मंगल पर जाने से पहले मानवता का इस्तेमाल किया, उन जीनों द्वारा निर्देशित। उस पल इचिरो जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे याद आने लगता है कि उसने अपना मिशन क्यों स्वीकार किया था। उसके कई भाई बहन और एक बीमार मां थी, लेकिन वे गरीबी में रहते थे। इचिरो महत्वपूर्ण शोध पर काम कर रहा था जिसे वह बाद में अपने प्रोफेसर की सिफारिश के साथ बेच सकता था और अमीर। दुर्भाग्य से प्रोफेसर ने इचिरो को इस तरह से फंसाया कि ऐसा लगे कि उसने एक सहकर्मी पर हमला किया है, इसलिए उसे निकाल दिया गया। दूसरी ओर असुका शक्ति के लिए परियोजना में शामिल हो गई। अचानक अंडा जल्दी फूटने लगता है जिससे 2 तिलछट्टे पैदा होते हैं। असुका उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम नहीं करता है क्योंकि यह दूसरी पीढ़ी और भी अधिक विकसित है। जैसे ही बग्स 2 उड़ान भरता है, जीव आसानी से असुका को मार देते हैं और मदद के लिए दूसरे तिलछट्टों को बुलाते हैं। जल्द ही जमीन पर मौजूद सभी तिलछट्टे अपने पंख छोड़ देते हैं और जहाज की ओर उड़ जाते हैं, जिससे उसमें खराबी आ जाती है। जैसे ही इंजन में विस्फोट होता है, अंदर मौजूद तिलछट्टे इचिरो पर हमला करते हैं, जो जल्दी से खुद को स्थिर अवस्था में लाने के लिए इंजेक्शन लगाता है। बहुत सारे झटकों के बाद बग्स 1 के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और तिलछट्टे तीनों पर हमला करते हैं, जो जल्दी से वापस लड़ने के लिए बदल जाते हैं। पहले तो सब ठीक चलता है, लेकिन फिर अंडे से विकसित तिलछट्टे लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और बहुत तेजी से और मजबूती से हमला करते हैं। मीना जल्द ही अपने ही हाथ से मर जाती है, इसलिए जिन खुद को दूसरी खुराक का इंजेक्शन लगाता है जिससे वह और अधिक कीड़े जैसा दिखने लगता है। कोमाची भी ऐसा ही करता है और अब लड़ाई ज्यादा निष्पक्ष है, जिससे दोनों आदमी बहुत सारे तिलछट्टों को तेजी से मार सकते हैं। जिन तीसरी खुराक लेने का फैसला करता है और पंख विकसित करता है जिससे वह आसमान में तिलछट्टों से लड़ सकता है और उन्हें जहाज से टकरा सकता है। दुर्भाग्य से तिलछट्टे आते रहते हैं और लोग थक जाते हैं। कोमाची की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जिन ने और खुराक ले ली जिससे वह फिर से इंसान नहीं बन पाएगा। बाद में वह विकसित हुए तिलछट्टों में से एक पर हमला करता है और उसके पेट पर पैर से वार करता है, फिर लात मारकर उसका सिर काट देता है। हालांकि वह भी अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, इसलिए वह थककर जमीन पर गिर जाता है। कोमाची जिनके शरीर की रक्षा करने के लिए दौड़ता है, लेकिन दूसरा विकसित तिलछट्टा उसके डंक पकड़ लेता है और उन दोनों को तोड़ देता है, इसलिए अब कोमाची के घूंसे कुछ नहीं करते। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अचानक एक जादुई चमकता हुआ प्राणी उनकी ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है और पूरे क्षेत्र में चमकती हुई धूल फैलाना शुरू कर देता है। पता चलता है कि यह नैनो है जो रेशम कीट पतंगे में बदल गई है। उसके पास खस्ता पतंगे के तराजू को आग लगाने की शक्ति है, जिससे जल्द ही धूल का विस्फोट होगा। जिन बताते हैं कि यह उन्हें बचाने के लिए एक बलिदान है, इसलिए कोमाची नानाओ से ऐसा न करने की विनती करने की कोशिश करता है, इस हद तक कि उसके पंख विकसित हो जाते हैं और वह उसकी ओर उड़ना शुरू कर देता है। उस समय एक कॉकरोच उस पर गोली चलाता है और धूल को ट्रिगर करता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। जैसे ही सभी कॉकरोच मरने लगते हैं, जिन उड़कर आता है और समय रहते कोमाची को बचा लेता है, लेकिन नानाओ फिर से मर जाता है। विस्फोट से बग्स को एक झटका भी लगता है और इचिरो के चेहरे पर झरने का एक गिलास गिरता है, जिससे वह जाग जाता है। उसके पीछे एक कॉकरोच है जो हमला करने वाला है, लेकिन इचिरो को अपनी मां से किया गया वादा याद आता है और वह जीवित रहने के लिए उस जीव को बेरहमी से मार देता है। आखिरकार जिन अब उड़ नहीं सकता और दोनों आदमी जमीन पर गिर जाते हैं। जब कोमाची की नींद खुलती है तो वह देखता है कि जिन पूरी तरह से एक कीट में बदल गया है, लेकिन वह अभी भी बात कर सकता है। जिन कोमाची से कहता है कि वह उसके बिना धरती पर जाए और नानाओ के बलिदान का सम्मान करने के लिए जीवित रहे। उस पल कोमाची देखता है कि कुछ तिलछट्टे बच गए हैं, जिनमें एक विकसित तिलछट्टा भी शामिल है, लेकिन वे बहुत कमजोर हैं। कोमाची विकसित तिलछट्टे को मुक्का मारता है, लेकिन उसे मारने के बजाय वह उसे जाने देने का फैसला करता है। इसके बाद कोमाची जहाज में प्रवेश करता है और पाता है कि इचिरो अभी भी जीवित है। वह उसे गद्दार कहता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इचिरो एक बंदूक निकालता है और एक तिलछट्टे को मार देता है जो कोमाची को मारने वाला था। एक समझौते पर पहुंचते हुए दोनों भागने के लिए एक पॉड ढूंढते हैं और वापस धरती पर उड़ जाते हैं। तिलछट्टे उनका पीछा करना चाहते हैं, लेकिन विकसित तिलछट्टे ने उन्हें रोक दिया। इस बीच धरती पर होंडा को पता चलता है कि इचिरो ने पूरी दुनिया को सच्चाई बताने के लिए उसके सिस्टम को हैक कर लिया है।
हालांकि होंडा को इसकी परवाह नहीं है। वह बस कुछ समय के लिए छिप जाएगा और फिर अपने विचार को बेचने के लिए दूसरी सरकार ढूंढ लेगा। उसकी सहायक अचानक बताती है कि वह हमेशा से जापानी सरकार के लिए काम करती रही है और उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन होंडा के पास एक सुरक्षात्मक अवरोध है जो गोली को रोक देता है। फिर वह एक यांत्रिक मकड़ी फेंकता है जो उसे अंतरिक्ष यान में मार देती है। इचिरो मिशन में शामिल सभी लोगों को बेनकाब करने की कसम खाता है, जबकि कोमाची कहता है कि वह अपने चालक दल के लिए कब्रें बनाएगा और फिर मंगल ग्रह पर वापस आएगा।